गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, द स्पेस आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कल से ही आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर मैं बताया था आपको, हाँ। तो आज हम लोग देखते हैं, कल हमने बताया था, अगर याद होगा तो, कल हमने मौर्यकालीन स्तूप बताया और मौर्यकालीन स्तूप बताने के बाद हमने उसकी विशेषता बताई कि कैसे पूछता है। आज हम लोग देखते हैं चैत्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, चैत्य देखे होंगे आप, चैत्य क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एक होता है चैत्य और एक होता है विहार। तो यूपीएससी में आया भी, जैसे ही बात होगा चैत्य का, आप ध्यान दीजिएगा, तो चैत्य की जब बात होगी तो चैत्य क्या होगा और विहार में अंतर क्या होता है। तो चैत्य होता है प्रार्थना कक्ष। चैत्य क्या है? प्रार्थना कक्ष या प्रार्थना स्थल, यानी प्रेयर जो है, प्लेस को चैत्य कहते हैं। और जब विहार आएगा तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को कहते हैं विहार। क्या कहते हैं? विहार। तो यही तो आया था क्वेश्चन आईएएस के अंदर, यही तो क्वेश्चन था। तो आप अगर एकदम सहज भाषा में चैत्य और विहार क्या है, तो चैत्य क्या है? प्रार्थना कक्ष, और विहार भिक्षुओं के निवास स्थल। अब देखिएगा चैत्य होता क्या है। चैत्य क्या है? एक धार्मिक कक्ष था जहां पूजा अर्चना होती थी और इस केंद्र में एक स्तूप था। चैत्र के केंद्र में स्तूप। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए, आप देखे होंगे कई बार, है ना, जैसे आप जाइएगा, है ना, जैसे हिमालय स्थल है, ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। तो जब चैत्य में जाइएगा तो चारों तरफ क्या है? पिलर स्तंभ बने होते थे चारों तरफ, ये, और यहां होता है स्तूप। उसको कहते हैं पूजार्थक, पूजा के लिए बनाया गया स्तूप। ये बनाया गया स्तंभ, यहां पे स्तंभ बने गए। ये देखिए ना, ये देखिए ना, देख रहे हैं, ये स्तूप है और देखिएगा ये स्तंभ बने हुए हैं सारे। तो ये जो है चैत्य शब्द का प्रयोग 100 समाधि के लिए किया, 100 समाधि प्रारंभ में, परंतु मतलब जब आदमी मर गया 100 समाधि, लेकिन बाद में इसका प्रयोग पूजा गृह के रूप में किया गया, जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा आदि संरक्षित रहते थे। पूजा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, पूजा। अब आगे आइए, कहते हैं चैत्य की विशेषताएं क्या होती है। लंबा और आयताकार, जिसका अंतिम छोर क्या है? अर्धवृत्ताकार। हमने क्या कहा? अंतिम छोर देखिएगा, लास्ट में जब जाइएगा अर्धवृत्ताकार, यानी ये क्या है? ये ऐसे रहेगा लास्ट में, अर्धवृत्ताकार ये, और यहां पूजार्थक स्तूप बनेगा। जब जाइएगा, जब एंट्री कीजिएगा अंदर, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, ये क्या कह रहा है? चैत्य का आगे का भाग आयताकार और पीछे का अर्धवृत्ताकार। ये बस ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चैत्य में जाइएगा, पश्चिम भारत में चैत्यों का निर्माण ज्यादा हुआ पहाड़ों को काटकर, तो वहां पे देखिएगा आगे का भाग आयताकार और पीछे का भाग अर्धवृत्ताकार। कहते हैं प्रवेश द्वार प्रायः स्तूप के बीच में निर्मित। हमने बताया कि जैसे मान लिया जाए, आप ऐसे कर लीजिए, सपोज कीजिए ऐसे, है ना, पूजार्थक स्तूप, और ये क्या है? सपोज कीजिए प्रवेश द्वार है। तो प्रवेश द्वार जब देखिएगा, और यहां पे क्या है? पिलर बने हैं, स्तंभ।
तो ये देखिएगा, ये बीच में यानी चैत्य के बीच में, अर्थात स्तूप के सामने प्रवेश द्वार होगा। अर्थात जब आप उस पूजा गृह में जाइएगा तो जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो सामने से दिखाई देगा स्तूप, यानी जहां पूजा गृह, ठीक है। तो जब भी चैत्य के बीचों बीच स्तूप के जैसे सामने क्या रहेगा, और अग्रभाग में घोड़े के नाल के आकार के खिड़की, जिसे चैत्य खिड़की कहते हैं, घोड़े के नाल के आकार चैत्य खिड़की। ये देखिए, ये पूजार्थक स्तूप है, और यहीं पे जब हम आगे आएंगे दिखा रहे हैं आपको बड़े मजेदार चीज। ये देखिए चैत्य, देखिए स्तूप है ये कितना बड़ा, जब आपके पास मिलेगा पीडीएफ देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि घोड़े के नाल के आकार के, ये क्या होता है, जिसको कहते हैं चैत्य खिड़की। जैसे कारले का चैत्य, बहुत इंपॉर्टेंट, अधिकांश चैत्यों का निर्माण पश्चिम भारत में हुआ, पश्चिमी भारत में, और चैत्य के मध्य भाग को कहते हैं मंडप। तो ज्यादा नहीं पता करना है, बस इतना याद रखिएगा, किसी भी चैत्य क्या होता है, पूजा गृह, पूजा स्थल होता है, सामने आयताकार होता है, पीछे अर्धवृत्ताकार होता है। दूसरी चीज याद रखना है, चैत्य खिड़की क्या होता है, तो जब जाइएगा प्रवेश द्वार पे तो घोड़े के नाल के आकार का एक होता है जिसे चैत्य खिड़की कहा जाता है। तीसरा याद रखना है कि जितना भी चैत्य है वो अधिकांश पश्चिम भारत में ज्यादा है। भारत के प्रमुख चैत्य कौन कौन है ये आपको ध्यान देना है। भाजा का चैत्य, ये देखिए महाराष्ट्र, पुणे जिला, ये है पुणे महाराष्ट्र में। वेदसा या वेदेसा चैत्य, मैच करने के लिए आएगा, मैच के लिए आएगा तो ध्यान देना है। पीतलखोरा महाराष्ट्र, देख रहे हैं, औरंगाबाद। नासिक का चैत्य महाराष्ट्र। कोडानी का चैत्य, ओहो, महाराष्ट्र। कारले का चैत्य महाराष्ट्र, कोलाबा। ये आईएएस में आएगा, बीपीएससी में नहीं आएगा। हाँ, बीपीएससी में अगर आना होगा तो बीपीएससी वाले देखेगा भाजा और कारले, पीतलखोरा, तो ये चैत्य है। फिर अजंता का चैत्य, नाम ये है अजंता, महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा आईएएस के लिए, ओनली यूपीएससी, क्या है भैया, तो कह रहा है कि चैत्य यानी बौद्ध धर्म, तो हीन और महायान दोनों का होता है। हीनयान और महायान, हीनयान का है भाजा, पीतलखोरा, नासिक, जुन्नार, कारले, अजंता, कुंडाने, वेदसा, यानी मैक्सिमम जो है वो हीनयान का है चैत्य। तो महायान का याद रखिएगा अजंता और एलोरा, बस। बाकी जितना, अच्छा अजंता में हीनयान का भी है, और एलोरा में और अजंता दोनों में महायान का है। इसका मतलब है एक अजंता याद रखिएगा कॉमन दोनों में है, और एलोरा महायान का है। अगर स्टेटमेंट आए कि अधिकांश जो चैत्य है वो हीनयान से संबंधित है तो सही है आपका। चैत्य का क्रम का मतलब पहले कौन बना, भाजा, कुंडाने, पीतलखोरा, बेदसा, नासिक, यानी लास्ट में बना है कारले और अजंता कन्हेरी, ये लास्ट में। एलोरा का ये बना है लास्ट में। तो अगर क्रम देखिएगा चैत्य का, और चैत्यों का विकास हुआ है मौर्योत्तर काल में। कब हुआ है, मौर्योत्तर काल में। तो ये ध्यान देना है आपको। दागोबा क्या होता है, यूपीएससी में पूछेगा आपसे, क्या होता है दागोबा। तो चैत्य के अंदर जो छोटे स्तूप बने होते हैं उसी को कहता है। तो याद रखिएगा चैत्यों के अंदर बने हुए छोटे स्तूप को कहा जाता है क्या, दागोबा। चैत्य के प्रकार एक संरचनात्मक यानी ईंट वगैरह से बनाया जाता है,
दूसरा शैलकृत, शैल मतलब समझते हैं चट्टान वगैरह, गुहा गुफा चैत। देखिए शैलकृत चैत्य का जब निर्माण किया जाएगा, शैलकृत, तो किससे होगा? पहाड़ी को काटकर, नाम यह शैलकृत। लेकिन जब संरचनात्मक चैत्य की बात करेंगे, हमने पहले ही बता दिया ईंट और पत्थर से बनेगा, यानी आप कह सकते हो शैलकृत चैत्य किससे बनेगा? यहां ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी को काटकर। लेकिन जब आप बात करोगे किसका? संरचनात्मक का, संरचनात्मक चैत्य, जब बेटा इसका बात करोगे तो आप करोगे क्या? ईंट तथा पत्थर, ईंट तथा पत्थर की बात करोगे आप, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, शैलकृत चैत्य का सूर्य का प्रकाश, यहां ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश केवल प्रवेश द्वार से ही संभव, ठीक है? तो बस ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ये ध्यान दीजिएगा ऊपर, ठीक है? अब आइए, विहार क्या होता है? देखिए मैंने 3 प्रकार बताया ना। गुहा मतलब क्या है? गुफा, गुहा मतलब गुफा चैत्य, ठीक है? अब यहां कह रहा है विहार क्या है? विहार क्या होता है भैया? पहाड़ियों को काटकर बनाया गया निवास स्थल को कहते हैं विहार, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। हमने पहले ही बताया विहार का मतलब ही है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ध्यान देना बेटा, चैत्य प्रार्थना कक्ष, ये निवास स्थल। कहते हैं भारत का पश्चिमी क्षेत्र यानी महाराष्ट्र वगैरह में पूर्वी क्षेत्र विहारों का केंद्र है। पूर्वी भारत में उड़ीसा का क्या है? उदयगिरी, बहुत बड़ा विहार था, यहां बौद्धों का निवास स्थल, बौद्धों का निवास स्थल। कहते हैं कि विहार निर्माण में चेदी वंश का खारवेल, पढ़े हम लोग, का शासनकाल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैन भिक्षु, हमने कहा पहले ही बताइएगा, ये जो चैत्य और विहार है ये ब्राह्मण के लिए भी हो सकता है, जैन के लिए, बौद्ध के लिए, ज्यादातर बनाया गया बौद्धों के लिए। लेकिन इसलिए मैंने पहले ही क्या लिखाया था, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखाया? बिहार में भिक्षुओं के निवास स्थल, और भिक्षु जैन भी हो सकता है, ब्राह्मण और बौद्ध भी, बौद्ध भी। तो यहां क्या है कि जैन भिक्षुओं के लिए उड़ीसा में बनाया गया था उदयगिरी और खंडगिरी विहारों का निर्माण किया गया, ठीक है? और कह रहा है उदयगिरी की गुफाओं में निर्मित 2 मंजिले रानी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है। यानी क्या है? रानी गुफा कहां पे है? रानी गुफा जो है वो कहां है? उदयगिरी। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है? ये बिहार है। देखिए बिहार की विशेषता क्या होता है भाई? जैसे आप देखिएगा बिहार की विशेषता, ये देखिए, जैसे मान लिया जाए, सॉरी, ठीक है? ये आपके क्या है? प्रवेश द्वार,
प्रवेश द्वार, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है यहां देखिएगा, यहां पे क्या होगा, स्तूप। कैसा स्तूप, पूजार्थक स्तूप बीच में होता है, सेंटर में पूजार्थक स्तूप सेंटर में। और यहां क्या है, बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, तो क्या होगा, ये कमरे होते थे बने हुए, कमरे इनके। तो क्या है, केंद्र में एक अंडाकार कक्ष ऐसे बने होंगे, कक्ष के सामने एक आंगन, ये आंगन है, पूरा बड़ा सा आंगन होगा, बेंच लगा होगा, ये चारों तरफ देखेगा, कह रहा है कई कक्षों का निर्माण, तो गुफाओं में कमरे बने हुए हैं और बेंच लगा होगा। और देखिए, ठीक है, अब कह रहा है चैत और विहार में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। चैत शब्द का तात्पर्य ऐसे स्थल से है जहां बौद्ध भिक्षुओं या भिक्षु क्या करते हैं, जहां बौद्ध भिक्षु प्रार्थना के लिए एकत्रित हो सके, जहां भिक्षु निवास करते हैं, बौद्ध भिक्षु, और वहां प्रार्थना करते हैं। चैत पहले बनाया था लकड़ी से, लेकिन बाद में बना पहाड़ियों को काट कर इसका निर्माण हुआ। पहले किससे हुआ, लकड़ियों से, बाद में पहाड़ियों को काट कर। यहां भी वही हुआ, पहले लकड़ी से हुआ, बाद में पहाड़ियों को काट कर। ठीक है, ध्यान देना है। अधिकांश चैत पश्चिमी भारत में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बिहार का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी भारत में किया गया, मुख्य तौर पर पूर्वी भारत में। ध्यान दीजिएगा, जितने भी चैत्यों का निर्माण हुआ, उन चैत्यों में से मैक्सिमम का निर्माण हुआ चैत पश्चिमी और आंध्र प्रदेश में दिखाया। लेकिन जब बिहार की बात करेंगे तो पश्चिमी और, इन्हें कुंदन ने पूछा बोध गया क्या है। अब बोध गया में ज्यादातर मिलेगा क्या, विहार, भिक्षुओं के निवास के लिए, रहने के लिए विहार, और उसी विहार में बना हुआ है क्या, पूजा का। देखिएगा कुछ गुफाएं देख लीजिए, कर्ण, चौपड़, सुदामा बराबर की पहाड़ी में है, और नागार्जुनी विश्व झोपड़ी लुमस ऋषि आजीविकों को समर्पित है। ठीक है, इसको मैं अलग स्लाइड में बता दूंगा, अलग से, है ना। ये देखिए, हमने बताया मौर्योत्तर काल का स्तूप और अमरावती, हमने कल बताया सांची और भरहुत, और ये क्या है, अमरावती का स्तूप। देखिएगा ध्यान से, अमरावती का स्तूप। ये देखिए नागार्जुन कोंडा का स्तूप, बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, नागार्जुन कोंडा। अजंता का चैत्य देख लीजिए, अब देखिए अमरावती के स्तूप से प्री में आ सकते हैं सवाल। प्री में क्या आएगा, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अमरावती कहां पे है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में अमरावती स्तूप सातवाहन काल का है। किसका काल का है, सातवाहन काल का चरमोत्कर्ष, ये सातवाहन काल का है। और स्तूप बना हुआ है सफेद संगमरमर से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निर्माण 200 BC के आसपास हुआ, वहां के नगर प्रमुख के द्वारा हुआ और जनता के सहयोग से हुआ, दो चीज। और किसके द्वारा हुआ, निर्माण नगर प्रमुख, निर्माण किससे हुआ, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से। यह ध्यान देना है, सहयोग से। एक सबसे बड़ी बात है, बाद में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी द्वारा जीर्णोद्धार किया गया।
एक क्वेश्चन बनेगा पीसीएस वालों के लिए कि अमरावती स्तूप को महाचैत्य के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। और अमरावती के स्तूप में क्या क्या वर्णन है तो आप देखिएगा। एक तो है बुद्ध के जीवन जातक कथा, बोधि वृक्ष का वर्णन है। धर्म चक्र, जब वो घर छोड़ते हैं तो महाविनिष्क्रमण होता है। धर्म चक्र जब पहली बार 5 जो है शिष्य को शिक्षा देते हैं। वेदिका यानी रेलिंग के स्तंभों पर माला पहने हुए देवताओं का चित्रण। तो बता रहा है कुछ भी नहीं पता हो तो बताइएगा किसी भी स्तूप में वर्णन क्या होगा? जातक कथाओं का वर्णन क्या होगा? उनके जीवन का, महत्वपूर्ण घटनाओं का। अगर हाँ कुछ होता है स्पेशल तो वो बस 1-2 पॉइंट याद रखना है, बाकी तो सेम चीज मिलेगा। देखिएगा, कहते हैं कि अमरावती का प्राचीन नाम है धान्य कटक। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, धान्य कटक, धान्य कटक। और ये हीन और महायान दोनों से संबंधित है। हीनयान और महायान। हमने अभी बताया आपको कि अमरावती के स्तूप पर किसका वर्णन है। देखिए आईएएस में ऐसे ही सवाल आएगा, एक बार रीडिंग देना होता है, रटना नहीं, कॉमन सेंस लगाओ। क्या होगा? जातक कथाएं अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हो गया। बोधि वृक्ष, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, वही बात। हाँ, स्तूप के वेदिका यानी रेलिंग पर 4 शेरों का चित्रांकन, 4 शेर, और इनके ऊपर कमल की आकृति। बुद्ध से संबंधित प्रतीकों जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, चक्र आदि। कोई बात नहीं, ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो जब आप जाइएगा दक्षिण भारत तो वहां राजा रानी देवताओं के साथ प्रारंभ से ही राजा रानी के पूजने की परंपरा है, राजकुमारों को, फिर उनके मूर्तियों को बनाने की परंपरा है। तो क्या है, राजाओं, राजकुमारियों या राजकुमारों, महलों, सामंतों, इनका भी चित्र बनाया गया है। किन पर? स्तूपों पर। बाद में भी बनेगा मंदिरों में। तो ये प्राचीन काल में दक्षिण भारत की हमेशा से विशेषता रही है। ठीक है, अब आप प्री दे रहा है, मैंने आपको दे दिया इंफॉर्मेशन, हमें प्री दे रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं क्या याद रखना है। ये कहां है? आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में। पहला इंफॉर्मेशन बस। बाकी क्या बता रहे हैं आपको हम? ठीक है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल कहां है प्री दे रहे हैं। ये याद रखना है नागार्जुन कोंडा का स्तूप या महास्तूप नागार्जुन सागर के समीप, नागार्जुन सागर बांध के नीचे दक्षिणी भारतीय महायान बौद्ध धर्म के गुरु नागार्जुन के नाम पर हम इस स्तूप का नामांकन करते हैं। यानी दक्षिण भारत में एक तो नागार्जुन सागर बांध है, और नागार्जुन सागर बांध इसलिए है कि बौद्ध धर्म का एक गुरु था, कौन? नागार्जुन, महायान का था, और इस नागार्जुन के नाम पर ही नागार्जुन कोंडा स्तूप का नाम पड़ा है। ठीक है, जगह का नाम क्या है? नागार्जुन सागर, और वहीं पे एक डैम भी है, और चूंकि विद्वान थे तो इसलिए नाम पड़ा है नागार्जुन कोंडा स्तूप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मंदिर शैली दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? नहीं दे रहा है ना? दे रहा है दिखाई? देखिए दिखाई दे रहा होगा, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां देखिए ध्यान।
अब ये कह रहा है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर हो गया। देखिए आपसे एक बार सवाल पूछा, मंदिर स्थापत्य, मंदिर ठीक है, नहीं दे रहा है दिखाई, ये जो स्लाइड दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है। कुंदन आपके मोबाइल पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया? क्या लिख रहा है? बड़ा कीजिए, थोड़ा बड़ा होगा ये। चलिए कोई नहीं, अभी मैं दिखा रहा हूं एक चीज। किससे किससे? इससे इससे ऐसे चलिए कोई नहीं, मैं उसको उसको चलिए कोई नहीं, साफ साफ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं व्यवस्था। ये भी नहीं दिख रहा होगा तो चलिए मैं व्यवस्था कर रहा हूं, परेशान नहीं हुई। देखिएगा, हाँ परेशान नहीं होना, मैं कल जो है चलिए अब ये सुनिएगा ध्यान, परेशान नहीं हो रहा, वहां तक तो दिक्कत नहीं था, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, छोटा है ना। चलिए कोई नहीं, परेशान नहीं होना है। मैंने आपको अभी बताया क्या था, चलिए मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने बताया क्या आपको? स्तूप, मैंने बताया चैत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा समझ लीजिए ठीक है, फिर मैं कल जो है इसको करवा दूंगा। ये देखिए, देखिए मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य, यहां ध्यान देना है, सुनिएगा ध्यान से, परेशान नहीं होना है। ठीक, हाँ साफ नहीं दे रहा, मैं समझ रहा हूं, है ना, कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। देखिएगा मैं ऐसे भी आज लेट हो गया था, ध्यान देना है कि आईएएस में क्वेश्चन आया कि एक होता है नागर, एक होता है द्रविड़ बेसर, और एक होता है द्रविड़, ये है क्या? ये है द्रविड़ शैली, ये आखिर है क्या? तो ये है क्या, यूपीएससी ने पूछा, मंदिर स्थापत्य है, मंदिर स्थापत्य शैली, मंदिर स्थापत्य शैली, ध्यान दीजिएगा। तो जब ये देखिएगा नागर शैली कहां से कहां तक विस्तारित है, तो हिमालय, जब आप उत्तर से बढ़िएगा हिमालय, तो हिमालय से आइएगा जब विंध्य तक। बेसर क्या है? विंध्य से कृष्णा तक, और द्रविड़ कहां है? दरअसल क्या है, आर्ट एंड कल्चर जो है वो थोड़ा देखने में मजा आता है, कन्याकुमारी तक, लेकिन हम परेशान नहीं होना है, ये कन्याकुमारी तक है, ठीक है।
अब यहां ध्यान देना है, 3 चीज याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है, कहां से कहां है, हिमालय बिंद। जब तो इसमें जो है ये उत्तर भारत में है, ये दक्षिण भारत में है। तो ये बेसर है, बेसर ये इसके और इसके विशेषताएं हैं, यानी बेसर मिक्स्ड है। बेसर में नागर शैली की विशेषताएं भी है और द्रविड़ शैली की विशेषताएं भी है। इसको लिख लीजिएगा सारे बच्चे, नागर और इसके दोनों की विशेषताएं हैं। चलिए ये देखिएगा नागर शैली, ध्यान देना बेटा। ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहां देखिए, अब नागर शैली कहां में भैया, उत्तर भारत में है, हिमालय से बिंद तक। तो भैया हिमालय से बिंद तक कौन कौन है, 3 राजवंश है। एक है गुप्त काल, गुप्त काल में जो मंदिर बनेगा, तो पहली बार मंदिर बना गुप्त काल में नागर शैली का, पहली बार। दूसरा है खजुराहो, क्या है, तीसरा है उड़ीसा, उड़ीसा में पुरी वगैरह का नाम सुने हैं आप। चौथा है सोलंकी यानी चालुक्य। इनके काल में ये जो देख रहे हो आप, ये मेन है, ठीक है, ये मेन यही है। देखो गुप्त काल, पहली बार मंदिर जो बनाया जाता है नागर शैली का, वो गुप्त काल में बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सोलंकी का मंदिर 2 जगह है, एक तो मिलेगा राजस्थान में और दूसरा मिलेगा गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात और राजस्थान दोनों जगह मिलेगा। देखो पहले जो मंदिर बनते थे, सबसे पहले मंदिर देखिएगा गुप्त काल में, मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको आप लिख लेना। गुप्त काल खजुराहो यानी एमपी में है, चंदेल वंश, उड़ीसा में गंग वंश ने बनाया, ज्यादातर गंग वंश। एक चीज दिखा रहे हैं, बड़ी मजेदार चीज आपको, चलिए कोई नहीं, मैं एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए। पहले आइए गुप्त काल में, गुप्त काल के मंदिर कैसे बनते थे, ऐसे है, मतलब ये जो है ये सपाट होता था ऐसे, लेकिन जब बाद में आया, मतलब ये देखिए मंदिर ऐसे बनने लगे। लेकिन शुरू में कैसे बनते थे, शुरू के मंदिर के ये जो भाग है, इसको कहते हैं शिखर, ये ऐसे नहीं बनते थे, सपाट बनते थे। लेकिन धीरे धीरे मंदिर कैसे बनने लगे, ऊपर शिखर बनने लगा मंदिरों का। गुप्त काल के मंदिर याद रखिएगा, गुप्त काल के जो मंदिर बनाए गए, पहली बार नागर शैली के मंदिर, मैं ऐसा ही मौखिक बता दे रहा हूं, चूंकि आज लेट भी हो गया, दूसरी बात बिना मैप का और सेटिंग हो नहीं पाया, इसलिए देर भी हुआ था, और इसे फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब बता दूंगा तो आप जीवन में कभी भूलिएगा नहीं, है ना। तो ये एक समस्या है। और
माला, और एक दो बच्चे बता रहे थे कि 25 नंबर जो क्लास था वो दरअसल उस दिन इलेक्ट्रिक जो है चली गई, तो लाइट चली जाने की वजह से क्या हुआ, जो लाइव क्लास जो बच्चे देख लिए वो देख लिए, छूट गया। उसका रिकॉर्ड कर दूंगा लास्ट में हम, 25 नंबर क्लास। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुन लीजिए और मैं इसको बनाऊंगा, मैप से बताऊंगा। गुप्त काल में पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बनाए गए, त्रिमूर्ति की मंदिर पहली बार बनाया गया, यानी गुप्त काल में पहली बार। देखिएगा जब मंदिर बना वो कैसे बना, वो बना ईंटों से निर्मित, पहली बार। आप जब जाइएगा झांसी में तो झांसी का दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर। तो इस मंदिर में आप जब देखोगे पहली बार ऐसा होता है शिखर का प्रयोग किया जाता है, यानी पहली बार शिखर का प्रयोग अभी किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरी चीज याद रखिएगा, पहली बार त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति का मंदिर पहली बार बना। हालांकि त्रिमूर्ति की संकल्पना आ गया था मौर्य काल के बाद, मंदिर बनता है पहली बार। पहली बार गुप्त काल में क्या होता है, मकर वाहिनी, देखते मकर वाहिनी गंगा, पहली बार देखिएगा शिव को दिखाया गया है अर्ध नारीश्वर के रूप में। पहली बार दिखाया गया है कि गंगा, शिव के जटाओं से गंगा निकल रहा है, पहली बार, ये पहली बार ऐसा होता है। ठीक है, पहली बार देखिएगा मंदिर बनाया जाता है जिसमें शिखर है, पहली बार गंगा है, जटाओं से निकलते हुए अर्धनारीश्वर है। एक और चीज देखिएगा, जो लक्ष्मी है वो विष्णु का पैर दबा रही है। अब विष्णु भगवान क्या है, जल में है। तो इस प्रकार की जो आज हिंदू धर्म में आप देखते हो वो पहली बार जो हुआ इसी काल में हुआ, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो ये जो है आपसे पूछेगा कैसे, अभी आप जब ट्रेंड देखिएगा आईएएस का, देखिए कुछ कंसेप्ट तो मेंस में भी काम देगा, लेकिन पता होना चाहिए मिला जुला कर, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन मिला जुला कर पता होना चाहिए आपको। तो मैंने नोट्स तो दिया ही था आपको, भेजा होगा कल, जब हो जाएगा ना सारा आर्ट एंड कल्चर का पूरा, तो एक बार पीडीएफ दे देंगे, प्रिंट निकाल लीजिएगा। अभी जो नोट्स बनाते होंगे बन जाएगा इस प्रकार से। एक बात बता रहे, धातु की मूर्ति बनाई गई, धातु, धातु की मूर्ति बनाई गई। कहा, बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज, नाम सुने होंगे आप लोग, बिहार के सुल्तानगंज का नाम सुने होंगे। ठीक है, और वहां पे देखिएगा धातु का, आप पढ़े होंगे तो, है ना, मंदिर बनाया गया। चलिए यहां देखिएगा ध्यान से, जब आप मंदिर में जाइएगा तो मंदिर में देखिएगा प्रदक्षिणा पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है ना, प्रदक्षिणा पथ ये बनाया जाता है। उत्तर भारत में, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर और दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ है, दक्षिण में भी लेकिन उत्तर में कम है। तो प्रदक्षिणा पथ क्या होता है कि मंदिर के चारों तरफ देखिएगा प्रदक्षिणा करते हैं आप, ये सारा एरिया क्या है, बनाया जाता है। दूसरी बात,
मंदिर पर चढ़ने के लिए बनाया था सीढ़ी, सोपान कहते हैं जिसको। आगे और वर्ड मिलेगा। यहां देखिएगा प्रवेश द्वार, यानी नागर शैली के जो मंदिर है उसके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार को कहते हैं तोरण, और ऊपर वाले हिस्सा को कहते हैं शिखर। एक होता है प्रदक्षिणा पथ, एक होता है मंडप। मंडप आप देखिए मंदिर में जब जाइएगा अंदर तो मंडप की जैसे संरचना बनी हुई है ना मंदिरों में, तो मंडप देखिएगा। तो मंडप भी दो प्रकार के होते हैं। अर्ध मंडप, जैसे आप प्रवेश कीजिएगा तो ऊपर से तो ढका होता है लेकिन दोनों तरफ का जो भाग है वो क्या होता है? खुला होता है, तो अर्ध मंडप। जब आप मंदिर में देखिएगा, जब अंदर जाइएगा तो मंदिर के अंदर में देखिएगा, अंदर वाला भाग में क्या होता है? गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है जहां पे मुख्य देवता रखा जाता है। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर में गए, पहले क्या होता था? मैं बड़ा देखो, कल हम इसको बताना पड़ेगा अच्छे से, मतलब मैं अभी बस प्रैक्टिकली बता रहे हैं, याद रखना। पहले हनुमान जी का केवल मंदिर था तो लोग मंगलवार को जाते थे और शनिवार को। समस्या हो गया, चढ़ावा नहीं चढ़ा, अब उसमें छोटे छोटे देवताओं को भी रख दिया गया। लेकिन जो हनुमान जी रहेंगे मेन देवता, तो जहां पे हनुमान जी को प्रतिष्ठित किया जाएगा वो कहलाएगा गर्भगृह, वो कहलाएगा गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या है? जहां पे मुख्य देवता स्थापित किए जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण सब तेज निकले, उन्होंने हनुमान जी के साथ साथ दूसरे देवताओं, देखिएगा शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में क्या किया जाता है? दूसरे देवताओं को भी रख दिया गया है, यानी रोज आते रहो, थोड़ा चढ़ावा चढ़ाते रहो। पहली बार एक शब्द आएगा, आईएएस में आ चुका है, पंचायतन। पंचायतन, पंचायतन शैली मंदिर से शैली संबंधित है। कैसे होता है देखना ध्यान से। एक मेन देवता यहां हो गया, एक ऐसे 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 ऐसे, जैसे यहां हो गया गणेश, और छोटे छोटे चार देवता हो गए, अलग अलग बैठा दिए, तो पंचायतन शैली। तो नागर शैली में प्रवेश द्वार को कहते, उत्तर भारत में तोरण, ऊपर के भाग को शिखर, विशेषता है। प्रदक्षिणा पथ, इसके बाद होगा गर्भगृह, मंडप। क्या होगा? मंडप। शुरू में शिखर नहीं था, बाद में शिखर होने लगा। एक और चीज ध्यान देना है कि जगह है कानपुर का भीतरगांव और एक जगह है सिरपुर, है ना, दो जगह है बाकी, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो दो जगह को छोड़ दिया जाए, कहां पे? दो जगह है, बाकी दो जगह को छोड़ दिया जाए, भीतरगांव और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो सारे बने हुए हैं पत्थर के। ठीक है, किसके बने हुए हैं? पत्थर के। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तो अगर कोई पूछेगा कि नागर शैली कहां से कहां तक है, हिमालय से बताइएगा विंध्य तक, द्रविड़ कहां पे है? कृष्णा से कन्याकुमारी तक, बीच में विंध्य से कहां तक है? कृष्णा नदी तक, बेसर शैली। नागर की विशेषता क्या है? नागर शैली के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तोरण। उसमें होता है मंडप। इसके बाद क्या होता है नागर शैली में? प्रदक्षिणा पथ। एक चीज बता रहे हैं, उत्तर और दक्षिण भारत के जब मंदिरों की तुलना करोगे तो उत्तर भारत के मंदिर क्या है, उतने बड़े नहीं होते थे। आप उत्तर में जाओ, मंदिरों में शादी करना, गरीब लोग मंदिरों में शादी करते उत्तर भारत में, सुने होंगे। और दक्षिण भारत में जो अमीर लोग होते हैं वही मंदिरों में शादी करते हैं भैया। दूसरी बात, उत्तर भारत में प्रवेश द्वार इतने बड़े नहीं होते। दक्षिण भारत में मदुरई का मंदिर, कुंभकोणम, तिरुपति, मीनाक्षी, ऐसे मतलब ऊपरी भाग देखेगा तो टोपी गिर जाएगा, बड़े बड़े प्रवेश द्वार।
दूसरी बात, दक्षिण भारत में तालाब होते हैं मंदिरों के अंदर, क्योंकि हजार हजार लोग होते हैं, तो चापाकल से पानी पियोगे, हैंडपंप से, तालाब हैं। देखिएगा साउथ की फिल्मों में बाजार लगते हैं अंदर, जब मीनाक्षी मंदिर जाइएगा तो मैं बता रहा हूं वहां बाजार लगते, मेला लगता है। एक बार में 10-10 हजार आदमी अंदर आता है, 20-20 हजार, 15,000 आदमी एक बार में। और यहां 100 आदमी, 200-500 बहुत है। दूसरी बात, उत्तर भारत में मंदिर का देखिएगा जो प्रदक्षिणा पथ उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में प्रदक्षिणा पथ होता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं वहां। ठीक है, तो आज जो है सबसे बड़ी समस्या ये हो गया कि स्लाइड लगा नहीं, और स्लाइड नहीं लगने की वजह से ये एक समस्या आ गई है ना। तो मैं जो है आज मैं लेट भी हो गया और मुझसे गलती भी हो गई, है ना। तो मैं कल बता रहा हूं जितना भी मंदिर शैली है, मंदिर कल इसको मैं खत्म कर दूंगा। कौन? नागर, द्रविड़ और वेसर कल। और इसे खत्म करने के बाद कल ही शुरू करेंगे मध्यकाल यानी सल्तनत काल, क्योंकि सॉरी इसके लिए कि फिर मजा नहीं आएगा समझने में जब तक मंदिर नहीं देखिएगा। सल्तनत काल, यहां से मध्यकाल से क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसा करा दूंगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए आज के लिए, क्योंकि जब तक स्लाइड नहीं लगेगा चीजें नहीं होगी ठीक, फिर मजा आपको नहीं आएगा। तो हम लोग कल मिलेंगे, है ना, और थोड़ा सा मैप के थ्रू बताएंगे बेटा, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग।